बसपा ने एक बड़ी रैली की। 1.5 लाख 2 लाख खचाखच भरा मैदान, पूरा लखनऊ नीले रंग से रंग गया और नए सिरे से चर्चा होने लगी। अगर आप आम दलित से बात करें तो वो ये बताएं कि बहन जी के लिए बहुत इज्जत है। जब कोई भी अत्याचार होता है, कोई एट्रोसिटी होती है तो हम चंद्रशेखर जी को फोन करते हैं, पर जब हमको वोट डालना है तो हम बीजेपी को वोट डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस चीज को हम दलित आइडेंटिटी बोलते हैं वो कॉम्प्लेक्स हो गई और कॉन्स्टेंटली ये शिफ्ट होती रही है और दलित भी बहुत बदल रहे हैं। ब्राह्मण रणनीतिकार से ये पार्टी चलेगी नहीं। मैं समझता हूं कि ये एकदम मुंह पर कही जानी बात है कि सतीश चंद्र मिश्रा जो उनके मुख्य रणनीतिकार हैं, उनको केवल पार्टी को रसातल पे ले जाने का श्रेय है, पार्टी को मेंटेन करने का श्रेय उनको नहीं है। बहुजन समाज पार्टी क्या फिर से उत्तर प्रदेश में एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बन सकती है? बहुजन समाज पार्टी में अब लीडर नहीं बचे हैं, फॉलोअर बचे। मैं समझता हूं कि अगर लोगों को बुरा ना लगे तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अब पार्टी में फॉलोअर में नहीं भक्त बचे हैं और जो भक्त हैं वो किसी भी अंबेडकरवादी पार्टी को चला नहीं सकते। मायावती बीजेपी पर उतनी हमलावर नहीं रही और अखिलेश यादव ने रैली के तुरंत बाद कहा भी कि देखिए हम तो कह ही रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम हो गई हैं। 2024 में हमने देखा है कि अगर एसपी और कांग्रेस हाथ जोड़ ले तो क्या हो सकता है। तो अब हालात बहुत बदल गए हैं और वो बी टीम तो मैं नहीं कहूंगी, पर वो बीजेपी से काफी डरती है। एक मिशनरी आंदोलन के साथ शुरू हुई पार्टी क्या अब मायावती के परिवार की जेबी पार्टी बन के रह गई, जिसमें उनके भाई आनंद कुमार और उन भाई के बेटे आकाश आनंद ही चीजों को रन करेंगे? आकाश आनंद अच्छा बोलते हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, उनको फ्रीडम दिया जाए, अगर उनको फ्री हैंड दिया जाए और मायावती सारा दिन उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रखती तो शायद वो भी उभर के एक नेता बन सकते हैं, पर उसमें टाइम लगेगा। कि दलित की वैचारिक लड़ाई तो हिंदुत्ववादी ताकतों से, ब्राह्मणवादी ताकतों से, मनुवादी ताकतों से है। तो आज भारत में मनुवादी ताकत कौन सी है, ब्राह्मणवादी ताकत कौन सी है? वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। तो इसको आकाश आनंद नहीं समझते क्या? समझते हैं। अभी भी बसपा में बहुत दमखम बाकी है। दूसरी तरफ से कहा गया बशर्ते मायावती एक बार फिर से सड़क की राजनीति, संघर्ष की राजनीति करना शुरू कर दें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जो घटना हुई है उनके साथ, लोग उम्मीद कर रहे थे कि उनके बारे में बहन जी बोलेंगी, वहां तक नहीं बोल रही हैं। जिनका नाम लेने से बचती हैं वो चंद्रशेखर रावण अब जाटुओं में एक नया और नई उम्मीद लेकर के आ रहे हैं। संघर्ष करते हुए जो नजर नहीं आएगा वो अब दलित पॉलिटिक्स में नहीं बचेगा। लड़कर ही सत्ता ली जाएगी, डरकर सत्ता नहीं ली जाती है। सत्ता संघर्ष से मिलती है, घर पे बैठ के नहीं मिलती है। बहुजन समाज के राजनीतिक इतिहास में 9 अक्टूबर एक अहम तारीख है, क्योंकि इस दिन देश में सत्ता की दृष्टि से और उसी क्रम में सफलता की दृष्टि से सबसे बड़े रणनीतिकार और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम, जिन्हें उनके समर्थक मान्यवर कहते हैं, उनकी देहांत की ये तारीख है, उनकी पुण्यतिथि है। कांशीराम जी के जन्मदिन पर और पुण्यतिथि पर बहुजन समाज पार्टी और देश भर के दलित संगठन बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। उनकी स्थापित की हुई बहुजन समाज पार्टी की नेत्री और अब बसपा की सुप्रीमो मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा राज्य, उसकी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 2009 का लोकसभा चुनाव वो चुनाव था जिसमें इस बात पर गंभीर चर्चा हुई थी, संभावना व्यक्त की गई थी कि क्या मायावती देश की पहली दलित प्रधानमंत्री हो सकती हैं। ये थियरी लेफ्ट पार्टियों की तरफ से, खासतौर पर सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करात की तरफ से भी फ्लोट की गई थी। सीपीएम के नेतृत्व में लेफ्ट फ्रंट तब यूपीए से बाहर निकला था न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर, और उस समय उत्तर प्रदेश में मायावती के नेतृत्व में बसपा की अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही थी। ये बसपा का पीक था। फिर 2012 में उन्होंने सत्ता गंवाई। 2014 में उत्तर प्रदेश की 80 में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई, 0 पर आ गई। 2017 के विधानसभा चुनाव में विधायकों की संख्या 20 से भी नीचे आ गई। 2019 में सपा के साथ गठजोड़ किया तो 10 सीटें जीती लोकसभा की, लेकिन 2024 में गठजोड़ से बाहर आते ही ये नंबर फिर से 0 पर आ गया। और उससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ बलिया जिले की 1 सीट जीत पाई बसपा, 1 विधायक। आप समझिए कि 15 बरस में कितना बड़ा बदलाव आया। 2007 में अपने दम पर सत्ता और 2022 में 1 विधायक।
कई राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि बसपा अब बीते जमाने की बात हो गई और इसका जो कोर वोट भी है, जो दलित वोट है, जिसमें जाटव वोट है, उस पर भी अब दूसरी पार्टियां क्लेमेंट हैं। कभी ये भाजपा की तरफ गया 2014 में या 19 में, कभी सपा की तरफ गया 2024 के चुनाव में, और इसमें विद इन द ग्रुप भी चंद्रशेखर जैसे अब कई नेता उभर कर सामने आ रहे हैं। इन सबसे इतर ये भी कहा गया कि अभी भी बसपा में बहुत दमखम बाकी है। दूसरी तरफ से कहा गया बशर्ते मायावती एक बार फिर से सड़क की राजनीति, संघर्ष की राजनीति करना शुरू कर दें। इन सब थियरीज पर नए सिरे से बहस हो रही है, क्योंकि 9 अक्टूबर के रोज कांशीराम की पुण्यतिथि पर 4 बरस बाद बसपा ने एक बड़ी रैली की। 1.5 लाख 2 लाख खचाखच भरा मैदान, पूरा लखनऊ नीले रंग से रंग गया और नए सिरे से चर्चा होने लगी। मायावती ने कहा कि जिस तरह का स्नेह आपने मुझे दिया वही आकाश आनंद को भी दीजिए। समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुई, कांग्रेस पर हमलावर हुई, योगी आदित्यनाथ को कुछ श्रेय भी दिया और पीडीए के उलट एक डीपीए की दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक की बात भी कही गई। तो हमें लगा कि इस बहाने हमें नए सिरे से इस पर बात करनी चाहिए। बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 मेहमान। हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी और दलित पॉलिटिक्स पर लगातार काम कर चुकी जेएनयू की प्रोफेसर रही, पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर सुधा पाई जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्ते। और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशंस के चेयरमैन अशोक भारती जी। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्ते, प्रणाम। और हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं ललन टॉप के पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा जी। पंकज जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले हम प्रोफेसर सुधा पाई आपका रुख कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बसपा किसी तरह का पॉलिटिकल कमबैक कर सकती है या अब चीजें बहुत बदल गई हैं इसके उभार के जमाने से अब तक? बसपा को कमबैक करना बहुत ही मुश्किल है। 2 वजह से मैं ये कहूँगी। एक तो ये है कि जो आम दलित है यूपी में, वो अब ये समझते हैं कि बहन जी तो सड़क पे उतरती नहीं है और उनको बीएसपी से कुछ मिलने वाला नहीं है, और वो इस लिहाज से बहुत डिसअपॉइंटेड है। और आजकल के जो युवा दलित हैं उनमें बहुत एस्पिरेशन है आगे बढ़ने का, कुछ बनने का, और उनको ये लग रहा है कि बीएसपी, हालांकि उनको मायावती जी के लिए बहुत इज्जत है, पर उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात है कि बीजेपी, जब से बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भर के आई है 2014 के बाद, उन्होंने बहुत तरह के प्रॉमिसेस करके दलितों को और दलित बैकवर्ड कास्ट इनका सपोर्ट ले लिया है। तो इसमें दलित आज जो है वो मतलब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने 2012 में एसपी को सपोर्ट किया, 2014 में उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, अब 2024 में उन्होंने इलेक्शन में ये जो इंडिया अलायंस हुई थी उसको सपोर्ट किया। तो दलित आज मतलब उनको काफी 1990s में बीएसपी के तरफ से उनको काफी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस मिला, एम्पावरमेंट मिला और डिग्निटी मिली और थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला, जिससे उनको ये लगता है कि अब भी हम भी सोच सकते हैं किसको वोट देना और इस वोट से हमको क्या मिल सकता है। तो जब तक, मैं तो ये कहूंगी कि जब तक बीजेपी सत्ता में है और यूपी में बिल्कुल डोमिनेंट है योगी आदित्यनाथ के अंडर, तब तक बसपा को वापस आना बड़ा मुश्किल है। अगर आप आम दलित से बात करें तो वो ये बताएंगे आपको, जैसे हम लोग ने फील्ड वर्क किया था, कि बहन जी के लिए बहुत इज्जत है। जब कोई भी अत्याचार होता है, कोई एट्रोसिटी होती है, तो हम चंद्रशेखर जी को फोन करते हैं, पर जब हमको वोट डालना है तो हम बीजेपी को वोट डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस चीज को हम दलित आइडेंटिटी बोलते हैं वो कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई है और कॉन्स्टेंटली ये शिफ्ट होती रही है और दलित भी बहुत बदल रहे हैं। वो दलित नहीं है जिनको कांशीराम ने मतलब बीएसपी के पीछे कंसोलिडेट किया और आगे ले गए और जिससे मायावती 4 बार चीफ मिनिस्टर बन चुकी थी।
तो बहुत चीजें बदल गई हैं और आज दलित भी सोच समझ के अपने वोट डालते हैं और बीएसपी में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं कि वो फिर से उभर के आए। पर अभी इस वक्त पॉलिटिकल हालात देखते हुए, राजनीतिक हालात देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि ये हो सकता है। इस बात पर आपका क्या सोचना है कि मायावती बीजेपी पर उतनी हमलावर नहीं रही और अखिलेश यादव ने रैली के तुरंत बाद कहा भी कि देखिए हम तो कह ही रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम हो गई हैं। मायावती सत्तारूढ़ दल पर हमलावर नहीं है, जबकि सत्तारूढ़ दल की तरफ भी एक बड़े पैमाने पर वोट गया है। आपको लगता है इससे उनकी संभावनाएं कमजोर हो रही हैं? बहुत लोग ये कहते हैं कि मायावती के जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस है उसको लेकर बीजेपी उनको डरा रही है और इसीलिए वो डर गए हैं और वो बीजेपी को अब क्रिटिसाइज नहीं करती। वो बी टीम है ये मैं नहीं मानती है, पर वो किसी वजह से बिल्कुल ही रिट्रीट हो गई है, वो सामने आती नहीं है। आम दलित ये कहते हैं कि मायावती जी अगर जेल भी जाए तो क्या होगा, अगर वो जेल गई तो देश में जितने दलित हैं वो सड़क पे आ गए। पर मायावती जी ने कल की रैली में भी योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मेमोरियल्स, उन्होंने जो क्रिएट किए थे मेमोरियल्स को उन्होंने अच्छे से रखा, साफ सफाई करवाई, मरम्मत कराई वगैरह वगैरह। तो बीएसपी ना एसपी के साथ ना कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहती है। वो इसलिए कि उनको ये लगता है कि उनका जो थोड़ा बहुत वोट बैंक जो बचा है, जो सपोर्ट बेस जो बचा है, वो अखिलेश भी ले जाएंगे और थोड़ा बहुत कांग्रेस के पास भी चले जाएगा। तो वो इस वक्त बीजेपी मतलब वो अकेले लड़ना चाहती है, पर ये बहुत मुश्किल है क्योंकि बीजेपी बहुत डोमिनेंट है और 2024 में हमने देखा है कि अगर एसपी और कांग्रेस हाथ जोड़ ले तो क्या हो सकता है। तो अब हालात बहुत बदल गए हैं और वो बी टीम तो मैं नहीं कहूंगी, पर वो बीजेपी से काफी डरती है और वो मतलब सामने नहीं आती है। आकाश आनंद को वो अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर पेश कर रही हैं। कुछ महीनों पहले उन्हीं आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया गया था, उनके ससुर को भी निकाल दिया गया था। बार बार ये बात होती है कि एक मिशनरी आंदोलन के साथ शुरू हुई पार्टी क्या अब मायावती के परिवार की जेबी पार्टी बन के रह गई, जिसमें उनके भाई आनंद कुमार और उन भाई के बेटे आकाश आनंद ही चीज़ों को रन करेंगे? इससे आपको लगता है कि बसपा पर एक बड़ा, बसपा के जो क्लेम है उस पर असर पड़ा? क्योंकि काशीराम जी ने तो अपने परिवार को भी त्याग दिया था मिशन के लिए। हाँ, ये बात तो सही है। अगर हम अर्ली 2000s में देखें तो जब काशीराम जी ने मायावती को अपना सक्सेसर बनाया था, तभी बीएसपी में काफी कुछ लोग खुश नहीं थे, नाराज थे और उनको लगा कि उन्होंने भी बहुत काम किया है। आज मायावती भी अपने ही परिवार को ही ये सब सौंप रही है, जैसे आकाश आनंद है, उनके पिताजी हैं, तो इसीलिए वो बहुत सस्पिशियस है और किसी और को वो ट्रस्ट नहीं करती है। हालांकि बीएसपी में बहुत ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने काशीराम जी के साथ काम किया है, बट धीरे धीरे हम ये भी देखते हैं कि ये जो लीडर्स थे वो मायावती को छोड़ के न तो एसपी में चले गए हैं या किसी और पार्टी में चले गए हैं। तो इसलिए ऐसा कोई रहा नहीं बीएसपी में जिसको वो मतलब आनंद की जगह वो अपना सक्सेसर बना सकती है, या उनको ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है। तो बीएसपी भी अब एक फैमिली पार्टी ही बन गई आप कह सकते हैं। और पहले तो उन्होंने इसको हटाया क्योंकि इसने बीजेपी को बहुत क्रिटिसाइज किया, पर आज उनको और कोई मिल नहीं रहा है तो वो उन्हीं को फिर से लाना चाहती है। तो फैमिली पार्टी तो बनी गई है बीएसपी। थैंक यू सो मच प्रोफेसर सुधा पाई। अशोक जी, बहुजन समाज पार्टी क्या फिर से उत्तर प्रदेश में एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बन सकती है? अगर आपको मायावती को सुझाव देना होगा तो क्या सुझाव देंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि राजनीति में कोई भी राजनीतिक पार्टी और कोई भी पॉलिटिकल लीडर तब तक खत्म नहीं होता, उसकी संभावनाएं तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि पार्टी बंद ना हो जाए और लीडर कब्र में ना चला जाए। मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में
ये संभावनाएं अभी बरकरार हैं। लेकिन और कल की रैली से, जो लखनऊ में जो रैली हुई, उसने दिखाया है कि बहन जी के चाहने वाले, बहन जी के फॉलोअर वो प्रदेश के कोने कोने में फैले हुए हैं और बिना किसी बड़ी ताकत के, बिना किसी बड़े प्रयास के वो बड़ी संख्या में लोग उनके आह्वान पर आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि उसके लिए, क्योंकि ये पार्टी 40 साल पहले बनी थी, 40 साल पहले के पार्टी चलाने के तौर तरीके और आज के समय में पार्टी को चलाने के तौर तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी के पास एक आला दर्जे का रणनीतिकार था। उस रणनीतिकार ने सैकड़ों अलग अलग बिरादरियों के नेता खड़े किए बहुजन समाज के लिए। उन्होंने पारसी समाज से लीडर खड़े किए, उन्होंने कुर्मी समाज से लीडर खड़े किए, उन्होंने रविदास समाज से कैंडिडेट खड़े किए। तो इस तरह अलग अलग जातियों के लीडर उन्होंने बनाए, पारसी समाज के लीडर खड़े किए और उन जातियों को एक मंच पर लेकर आए। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में, 1-1.5 दशक का जो बहुजन समाज पार्टी का जो इतिहास है वो ये बताता है उसने लीडर्स खोए हैं। और आज केवल मायावती उसमें एक ऐसी महान महिला है कि जो अभी लीडर हैं, और बहुजन समाज पार्टी में अब लीडर नहीं बचे हैं, फॉलोअर बचे। बल्कि ये भी कहना बुरा नहीं, मैं समझता हूं कि अगर लोगों को बुरा ना लगे तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अब पार्टी में फॉलोअर में नहीं, भक्त बचे हैं। और जो भक्त हैं वो किसी भी अंबेडकरवादी पार्टी को चला नहीं सकते। तो बहन मायावती को अगर ये पार्टी खड़ी करनी है और बहुजन समाज पार्टी को पुराने अच्छे दिन लौट कर आने हैं, तो बहुजन समाज पार्टी को लीडर्स चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कल की जो रैली हुई, मैं उसको कॉन्टेक्स्ट ले कहना चाहता हूं कि वो बड़ी उम्मीदों से, जो दलित पूरे प्रदेश से आए थे, बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे। और मैं समझता हूं कि ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी बहन मायावती के सामने। और वो अगर चाहती तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को एक प्लैटिनम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकती थी। अनफॉर्चुनेटली ये अपॉर्चुनिटी गोल्डन से कम करके सिल्वर ही रह गई। तो अब बहन जी ने क्या ऑफर किया लोगों, क्या कोई ड्रीम्स ऑफर किए उन्होंने, क्या उन्होंने कोई रणनीति ऑफर की, क्या उन्होंने? मैं समझता हूं बहुत सारे लोग कहेंगे कि रणनीति पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोली जाती है, ऐसे नहीं होता है। पर मुझे लगता है कि ये जो लोग आए थे, गांव जो कोने कोने से आए थे, वो तो सुनना चाहते थे कि वो कहां ले जाना चाहती हैं। एक और जो बात मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को अगर अपने पुरानी ग्लोरी को प्राप्त करना है तो ब्राह्मण रणनीतिकार से ये पार्टी चलेगी नहीं। मैं समझता हूं कि ये एकदम मुंह पर कही जानी बात है कि सतीश चंद्र मिश्रा जो उनके मुख्य रणनीतिकार हैं, उनका श्रेय, उनको केवल पार्टी को रसातल पे ले जाने का श्रेय है, पार्टी को मेंटेन करने का श्रेय उनको नहीं है। आपने सही कहा, जब आपने बात कर रहे थे, मैं उस पूरी प्रक्रिया में शामिल था जब लेफ्ट पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में न्यूक्लियर डील के ऊपर आपस में वो हुआ था। तो आई वॉज वन, मैं उनमें से एक व्यक्ति था जो दोनों पार्टियों को, लेफ्ट और बसपा को साथ लाने में काम कर रहा था। और बहुत सारी चीजें जिसको हम यहां शेयर नहीं कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की रणनीति से आगे जाएगी, ब्राह्मण रणनीति से आगे नहीं जा सकती। ये बहन मायावती को अच्छी तरह समझना है। अगर जिस दिन ये बात समझेंगी और वो बहुजन समाज में से रणनीतिकार ढूंढेंगी, बहुजन समाज में से लीडर ढूंढेंगे, तो मुझे लगता है ये पार्टी आगे जा सकती है। वैसे तो पार्टी ढलान पर है। ये क्या है कि कई बार लोग उम्मीद के साथ आते हैं, अगर उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो फिर लोग निराश होकर फिर चले जाते हैं। मैं समझता हूं कि अगर हफ्ते 10 दिन में बहन मायावती ने कोई ठोस चीजें लोगों के सामने नहीं रखी तो ये रैली बसपा की बहुत सारी रैलियों जैसी एक रैली बनकर रह जाएगी। तो अशोक जी, अभी कौन है बसपा के रणनीतिकार? एक तो आपने सतीश चंद्र मिश्रा का नाम लिया, हालांकि कई पॉलिटिकल रिपोर्टर कहते हैं कि उनको साइडलाइन किया जा चुका है। बस वही इकलौते रणनीतिकार।
आपको दिखाई दे रहा हो तो बताइए, हमें तो पता है वही है। कई लोगों ने इस तरफ ध्यान दिलाया कि आप देखिए मंच पर जगह किसको मिली, मुनकाद अली, नौशाद अली, शमशुद्दीन राइन को, सतीश चंद्र मिश्रा को, विधायक उमाशंकर सिंह को। तो लोगों ने कहा कि इससे भी आप देख सकते हैं कि किन लोगों को प्रमुखता दी जा रही है। वो क्या वापस से मुस्लिम समुदाय को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही हैं, जिनकी पहली पसंद इस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ है। देखिए, मैं समझता हूं कि जो काम बहन मायावती जी को 2007 से लेके 2012 तक करना था, वो अवसर उन्होंने खो दिया। पार्टी को कंसोलिडेशन करने का टाइम, पार्टी को शार्पन करने का जो टाइम था, और जो उनको दलितों को कंसोलिडेट करना था, माइनॉरिटीज को कंसोलिडेट करना था, सवर्णों में प्रगतिशील तबके को कंसोलिडेट करना था, उन्होंने पार्टी को कंसोलिडेट करने की बजाय अपनी चीफ मिनिस्टरशिप को बचाने पे ज्यादा जोर दिया। उसका उनको नतीजा मिला कि वो पीएम के कैंडिडेट के तौर पे लोगों ने डिक्लेयर किया। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार हमको सत्ता का लालच छोड़ना पड़ता है और दूसरों पे यकीन करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि बहन मायावती को दूसरों पर विश्वास करना आना चाहिए, जो उनकी एक फितरत में नहीं है। आपको लगता है कि जो सपा बसपा का गठजोड़ हुआ था वो 2022 तक कंटिन्यू रहता तो मंजर कुछ और होता? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि देखिए, अब तो पूरे विश्व में नॉन अलाइनमेंट का जमाना नहीं है। अब तो भारत, जो पहले एक नॉन अलाइन कंट्री थी, वो भी रूस और अमेरिका के और कई चीन के बीच में झूलता रहता है। तो आज भारत की जो राजनीति है, भारत की राजनीति में कोई भी नॉन अलाइंड होकर नहीं रह सकता। तो बसपा को तय करना पड़ेगा वो किसके साथ अलाइन होगी। बसपा जिस दिन ये डिसाइड कर लेगी कि वो इस फोर्स के साथ अलाइन होगी, तो शायद उसके लिए उम्मीद बचती है कि वो सरवाइव कर पाएगी। और ये जो आकाश आनंद का राजनीतिक उत्तराधिकार है, बसपा का काडर इसको स्वीकार कर लेगा या कुछ और अभी विरोध सामने आ सकता है? देखिए, दलित तो जो व्यक्ति लड़ता है उसको नेता मानते हैं। सड़क पे तो चंद्रशेखर नजर आते हैं, अगर लड़ने की बात, संघर्ष करने की बात है तो। देखिए, जो कैप्टिव लीडर है ना, जो स्पीच अपने आप नहीं दे सकता है, पढ़कर स्पीच, अगर एक नौजवान जो पढ़कर स्पीच देगा, वो दलित समाज का नेतृत्व कैसे करेगा? वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, विदेश से पढ़े हैं, आकाश आनंद काबिल हैं, और उनमें वो अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले, आजादी मिले, तो कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो है, पर उनको आपने खुद ही कहा आजादी उनको कहाँ आजादी मिल रही? 2024 में लोकसभा चुनाव में वो भाजपा की आलोचना कर रहे थे, बीच कैंपेन में उनको मायावती ने पुल बैक कर लिया। हाँ, तो वो दलितों के माइंडसेट को समझते हैं ना। हाँ। कि दलित की वैचारिक लड़ाई तो हिंदुत्ववादी ताकतों से, ब्राह्मणवादी ताकतों से, मनुवादी ताकतों से है। तो आज भारत में मनुवादी ताकत कौन सी है, ब्राह्मणवादी ताकत कौन सी है? वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। तो इसको आकाश आनंद नहीं समझते क्या? समझते हैं। और लड़कर ही सत्ता ली जाएगी, डरकर सत्ता नहीं ली जाती है। सत्ता संघर्ष से मिलती है, घर पे बैठ के नहीं मिलती है। जी, प्रोफेसर सुधा पाई, एक इस पर आपका भी कमेंट चाहूंगा मैं। आपको लगता है कि बसपा का सबसे बड़ा संकट संघर्ष से भागने का है, नेतृत्व की अगली पौध तैयार करने का नहीं? क्योंकि जो लोग भी मायावती के साथ सत्ता में भागीदार थे, बाबू सिंह कुशवाहा हो या बांदा के नसीमुद्दीन, सब एक एक करके अलग हो गए। उसके पहले भी जो बामसेफ के और DS4 के जो आंदोलन के लोग थे, वो सब एक एक करके अलग हो गए और सबने यही बात कही। उनमें से ज्यादातर अब समाजवादी पार्टी के साथ नजर आते हैं। क्या रणजीत सरोज, क्या RK चौधरी, एक लंबी सूची है। जो बड़े बड़े नेता थे, जिन्होंने कांचीराम के साथ भी काम किया था और मायावती के साथ काम किया था, जैसे आपने कहा नसीमुद्दीन सिद्दीकी, कुशवाहा, ब्रजेश मिश्रा भी बाद में, ये सब छोड़ के चले गए हैं। तो इसलिए आप BSP में कोई ऐसे लीडर बचे नहीं। और ये इसलिए है कि 2007 और 2012 के बीच में मायावती ने इनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया, और उसके बाद भी जब उनकी हार हुई 2012 में, इन सबको ब्लेम किया, जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को किया। तो इसलिए ये काफी BSP से निकल गए हैं। अब उनके पास कोई भी नेता नहीं बचे हैं। ये इसके वजह से BSP को आगे ले जाने, उसकी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए अभी कोई बचा नहीं है।
और काफी इसीलिए दलित भी काफी परेशान है और वो चंद्रशेखर जी के तरफ जा रहे हैं, कुछ एसपी के तरफ जा रहे हैं। तो ये जो है आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब कोई नेता रहे नहीं। आपने दूसरी एक बात पूछी थी, ये जो बसपा में उत्तराधिकार का प्रश्न है, ये क्या इजली रिजॉल्व हो जाएगा? मायावती ऐलान करेंगी, सब लोग मान लेंगे? अब आकाश आनंद अच्छा बोलते हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, जैसे अभी कहा गया था। तो अगर उनको फ्रीडम दिया जाए, अगर उनको फ्री हैंड दिया जाए और मायावती सारा दिन उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रखती, तो शायद वो भी उभर के एक नेता बन सकते हैं, पर उसमें टाइम लगेगा, इतना आसानी से नहीं होता है। और कोई नेता नहीं है, तो दलित उनको एक्सेप्ट तो करेंगे। अभी तक तो कोई उनका विरोध हुआ नहीं है, पर इसमें टाइम लगेगा। उन्होंने पार्टी को फिर से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। जैसे अभी कहा गया है ब्राह्मणवाद वाली स्ट्रेटेजी, मतलब प्रोग्रामिंग जो स्ट्रेटेजी थी पहले, वो नहीं चलेगी। तो क्या वो एसपी के साथ जाएंगे, क्या वो अकेली रहेंगी और अपना स्ट्रेंथ बनाएंगी, क्या वो जो इंडिया अलायंस बनी थी उसके साथ हाथ जोड़ेंगे, ये उन्होंने अभी तय करना है। और इसमें आनंद को साथ लेके या आनंद को फ्रीडम देके और लीडर्स को भी बना के बीएसपी में आगे जाना है। एक नेता से ये पार्टी नहीं चली। थैंक यू मैम। पंकज झा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर। पंकज जी, इस रैली के लिए क्या तैयारियां चली, क्या मैसेज, क्या इम्पैक्ट, बताइए जरा। इम्पैक्ट तो कुछ नहीं है, ऐसा लगा कि रैली हुई, कुछ लोग जुटाए गए। 15-20 दिन से इस बात का डंका बज रहा था कि एक बड़ी रैली होगी 9 अक्टूबर को काशीराम स्मारक में, हुआ कुछ नहीं। ऐसा लगा जैसे बहन जी, मतलब मायावती जी गेस्ट अपीयरेंस पर आई और जो भारती जी कह रहे थे, कोई रोड मैप नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई सपना नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रैली भी कुछ खास रैली नहीं थी। आप याद करिए सौरभ भाई कि रमाबाई मैदान में बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, 4-4, 5-5 लोग, 5-5 लाख लोग जुटते थे। ये चूंकि अब इनको ये भी भरोसा नहीं रह गया कि हमारे बुलावे पे इतने सारे लोग आ सकते हैं, इसीलिए काशीराम स्मारक पर जाकर के ये रैली की गई। अब मतलब वक्त बहुत बदल चुका है और दिक्कत ये है कि बहन जी समझ ही नहीं पा रही हैं कि ये वो दौर नहीं है जब वो मुख्यमंत्री हुआ करती थी। सब कुछ बदल गया है। पार्टी एक तरीके से, मतलब अब ये तो नहीं कह सकते खत्म हो जाएगा, लेकिन कहीं से भी उम्मीद नहीं दिख रही है कि पार्टी में कुछ बदलने वाला है। जिस तरीके से मायावती जी के कामकाज करने का तरीका है, जिस तरीके से वो पार्टी और पार्टी के नेताओं को हाँक रही हैं, बीएसपी के दिन अब बहुत मुश्किल भरे हैं। और मंच पे जिन नेताओं को बिठाया गया उससे क्या पॉलिटिकल मैसेजिंग है? कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं। क्या मायने रखता है? समाज के नेता थे, फिर ये विश्वनाथ पाल उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, शमसुद्दीन रानी हो गए, नौशाद अली हो गए, मुनकाद अली हो गए, सतीश चंद्र मिश्रा हो गए। अब देखिए ना क्या मैसेज दिया आपने। मन से आप नाम ले रहे हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा जी का धन्यवाद, उनके बेटे कपिल मिश्रा जी का भी धन्यवाद, एक जमील अख्तर साहब हैं, उनके लिए स्पीच वगैरह, किताबें वगैरह लिखते हैं, उनके लिए धन्यवाद। लेकिन बात इन धन्यवादों की नहीं, इन चेहरों की नहीं है। चेहरा तो एक ही है वहाँ बहन जी, और बहन जी किसी और को चेहरा बना भी नहीं सकती, ना बनाती रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है जिसका सब जिक्र कर रहे थे आप, पिछले जब से सत्ता से हटी हैं, सिर्फ 2 ही ऐसे मौके आए जब ये रैली के अलावा कहीं संघर्ष के लिए नहीं, मतलब 2 जगहों पे गई। एक याद होगा बदायूं में जब 2 महिलाओं के मौत का मसला था, और एक जब सहारनपुर में जब ठाकुर वर्सेस जाटव विवाद हो रहा था, जब चंद्रशेखर पहली बार पब्लिक नैरेटिव में आए थे। इसके अलावा कहीं संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। बहुत मुश्किल से सोशल मीडिया में आए, सोशल मीडिया पे ही बहन जी आती हैं, पोस्ट कर जाती हैं, रायबरेली में ऐसा हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जो घटना हुई है उनके साथ, लोग उम्मीद कर रहे थे कि उनके बारे में बहन जी बोलेंगी, वहां तक नहीं बोल रही हैं। पता नहीं क्या हो गया बहन जी के पास कि कुछ भी नहीं, बिना संघर्ष पर आए अब कुछ नहीं बचा है मायावती जी के पास। जो उनका हिस्सा था यूपी में, जिसको इतना कमजोर समझ रही थी, जिनका नाम लेने से बचती हैं, वो चंद्रशेखर रावण अब जाटुओं में एक नया और नई उम्मीद लेकर के आ रहे हैं। संघर्ष करते हुए जो नजर नहीं आएगा वो अब दलित पॉलिटिक्स में नहीं बचेगा, ये तो तय है। ठीक है, आप दोनों ही मेहमानों का, अशोक भारती जी का, प्रोफेसर सुधा पाई, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बातचीत में जुड़े, थैंक यू सो मच।